हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस शुभम कुमार फ्रॉम सी एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स की रिवीजन करेंगे। पार्ट वैसे फुल रिवीजन की मैं प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है इसका, जिसमें हम लोग करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की रिवीजन। अब इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आ क्या जाता है। सो एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस, इस अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका आ जाता है फ्रेंड्स बेसिकली जर्नल, देन लेजर, then subsidiary books, subsidiary books, trial balance, rectification of errors, capex मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह चीजें। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरुआत हम लोग जर्नल के साथ, जर्नल एंट्रीज के साथ। अब जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले जो बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, वो ये देखो, प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे तरह से आती है। मतलब अगर मैं मास्टर की बात करूं तो जर्नल एंट्रीज आती है, लेकिन कितनी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं। ज्यादातर बच्चों का आंसर जाता है 4 कॉलम। ज्यादा बच्चों का आंसर जाएगा 4 कॉलम्स का। पता है क्यों? देखो वो गिनते हैं 1 2 3 4, ये 4 कॉलम। जो लेजर फोलियो वाला हिस्सा है ना भैया, बस यही है जो है टेक्निकल, वो यही बताता है कि आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई करी है। ये लेजर फोलियो वाला जो हिस्सा है यही है बस प्रोफेशनल चीज, समझ रहे हो? यही प्रोफेशनल चीज है, आइटम है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स डेट तो कोई भी बना लेगा। मेन चीज जो प्रोफेशन, जो आपको दूसरों से अलग कर रही है, वो लेजर फोलियो। अगर आप अपनी जर्नल के फॉर्मेट्स में लेजर फोलियो ड्रॉ करते हो बस ठीक है, 5 कॉलम आंसर है। आंसर क्या है बच्चों? 5 कॉलम, 4 कॉलम नहीं है। पेपर में श्योर है ये, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 4 कॉलम जरूर देगा ऑप्शन में, और मैक्सिमम बच्चे लगाएंगे इसको 4 कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होती है। आपकी बुक में एक चीज दे रखी है कि ट्रांजैक्शन, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में इरेज कर देंगे। ट्रांजैक्शन क्या होती है और इवेंट क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या होती है और इवेंट क्या होता है, इसके ऊपर एक दे रखी है। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि जो हम करें करें वो ट्रांजैक्शन, जो हो जाए वो इवेंट। अर्थात अर्थात सुन लो, गुड्स खरीदे, परचेज करी, ट्रांजैक्शन है। सेल करी, उनको बेच दिया, ट्रांजैक्शन है। खरीदे हुए गुड्स कुछ बेच दिए, कुछ बच गए, क्या क्रिएट हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। मतलब जो आप करो वो ट्रांजैक्शन, जो हो जाए वो इवेंट। जो आप करो वो ट्रांजैक्शन, जो हो जाए वो इवेंट, ऐसे याद रख लो। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, मैं जरा स्लाइड्स को मिटाऊं थोड़ा सा। ओके, सो इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपकी जर्नल जो बुक है आईसीआई मटेरियल में, एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की होती है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच की होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भैया 11th क्लास से सीखते आ रहे हो। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल प्लस सी, मतलब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ट्रेडिशनल अप्रोच इसको छोड़ो, ट्रेडिशनल अप्रोच वहां से पढ़ लेना, ज्यादा बेटर है। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन विच इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, पूरा चार्ट आईसीआई मॉड्यूल्स में दे रखा है, वही वाला चार्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ओके, सो समझ आ देख लिया आप लोगों ने कि कितने बाइफर्केशन होते हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो अकाउंट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब कि अकाउंट्स की ब्रॉड कैटेगरी है, स्पेलिंग छोड़ो, ब्रॉड कैटेगरी 2 हैं। कौन कौन सी? पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है नेचुरल कौन से? नेचुरल कौन से जिसमें ह्यूमन बीइंग आएंगे, ह्यूमन बीइंग आएंगे।
आर्टिफिशियल कंपनी आएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब होता है ना आउटस्टैंडिंग अकाउंट या उसका उधार इसका उधार, वो सब रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके इम्पर्सनल अकाउंट जिसमें रियल और नॉमिनल। इसका तरीका सुन लो कैसे, मैंने क्या याद करा हुआ, सबसे पहले आपको नॉमिनल सिखाता हूं, नॉमिनल में क्लासिफिकेशन कैसे करोगे। ऐसा कुछ भी खर्चा कर रहे हो या ऐसी कोई भी रिसीप्ट कर रहे हो, इंटेंजिबल है, उसको आप छू के नहीं देख सकते बाद में। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी पे कर दी, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ठीक है, आपने वेजेस पे कर दी, आपने वेजेस पे कर दी, ये सब क्या है, ये सब नॉमिनल खर्चे हैं। क्यों, सैलरी पे कर दी, छू के नहीं देख सकते जो एम्प्लॉय के लिए काम कर रहा है, ठीक है। बिजली पे कर दी, बिजली घर में आ रही, छू के नहीं देख सकते, करंट लग के मर जाओगे, छू के देख लिया अगर बिजली कहां से आ रही है, ठीक है। रियल में कौन कौन से आएंगे, मशीनरी परचेस कर ली, इज अ रियल अकाउंट। क्यों, मशीनरी को छू के देख सकते हो। मतलब मैंने एक लॉजिक सा बना रखा छोटा सा, ये काम कर जाता है, टेंजिबल चीजें और इनटेंजिबल चीजें, बाकी वहां जो दे रखा है वो ठीक है। मुझे आपको इस टाइम रिवाइज कराना, रिकॉल कराने चीजों को जो मैं करा रहा हूं। अगर आपने अपना कोई लॉजिक बना रखा है तो प्लीज इसको भूल जाना, अपना जो बना रखा है उसके हिसाब से चलो, वो ज्यादा बेटर रहेगा करना है यहाँ पे। ओके गाइस, आगे बढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इसको मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, इसको मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। और जो हमने यहाँ पढ़ी है ना क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये हमने पढ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है। ये आ गई आपकी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या है, आज के जमाने की है, न्यू एरा की है, ठीक है, गोल्डन एरा की नहीं है, न्यू एरा की है। ये क्या है, ये थोड़ा सा दिल खोल के काम करती है, बस अकाउंट्स को 5 चीजों में बांट, 5 कैटेगरी में बांट देगी, जो आपके सामने इस टाइम लिखी हुई है। एसेट्स मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूं, आप लोग ज्यादा लोगों को पता ही होगा, मशीनरी वगैरह, ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा। लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, ठीक है। कैपिटल, तो कैपिटल रहने दो सीपीटी लेवल पे, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसके आगे। रिवेन्यू, सेल्स, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आ जाएंगे आपकी परचेज एक्सपेंसेस, और वेजेस भी लिख सकते हो उसके अंदर आप, ठीक है। तो गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। इसके बाद आती है गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग विच इज फॉर पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सब पता होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको इन्हें रिकॉल कराने की जरूरत है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। 1 2 3 4 5 6 ले देके 6 आपको याद रखने हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत होगी, मतलब इस टाइम तो कोई दिक्कत कम से कम नहीं होनी चाहिए, रिवीजन मोड में भी हो, और प्लस ये काफी बेसिक चीज है। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं लेजर्स का। लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स के अंदर अगेन फिर से वही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अच्छा, लेजर्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट पता है क्या देखना है, लेजर्स के अंदर जो आपका आईसीआई मॉड्यूल है ना, जो आपका आईसीआई की बुक है ना, उसके अंदर इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह गिवन है। एक बारी गो थ्रू कर लेना, पूछ लेता है कभी कभार आईसीआई, ठीक है, रीड जरूर कर लेना उनको, मैं अपने एंड से कुछ छोड़ना नहीं चाहता, देखो, ठीक है भाई, ठीक है गाइस। अगेन फिर से फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में वही वाला क्वेश्चन, कितने कॉलम आ सकते हैं, तो कितने कॉलम आ सकते हैं, तो उसका तो एक ही इलाज है, गिन लो, 1 2 3 4, यानी कि 8 कॉलम। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर आपने अनप्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस करी है तो आप ये रेफरेंस वाले कॉलम दोनों साइड नहीं ड्रॉ करोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। मैं फिर वही पहले जनरल वाली बात रिपीट करूंगा यहाँ पे कि आईसीआई ने अगर ये क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन में वो 6 कॉलम जरूर डालेगा। भाई देखो, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बहुत बच्चे लोग कमेंट करते हैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, डीमोटिवेट कर रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अब आपको सच्चाई, अगर मेरी बातें डीमोटिवेट लगे तो भाई लगे, ठीक है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा आपको। 6 7 और 8 लेजर्स, लेजर्स के अंदर एक तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से उसमें से।
अकाउंटिंग प्रोसेस कोई बहुत ज्यादा वैसी चीज नहीं है, मतलब इट इज नॉट लाइक कि आप इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाओ। एक गो थ्रू ठीक है अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं अकाउंटिंग प्रोसेस पूरे में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस की, या इससे भी कम, 10-12 भी मैंने हाई, ये मैक्सिमम पॉइंट पे बोल दिया 10। अगर मैं शॉर्ट में लूँ तो इसको मैं लूंगा 6 से 8 क्वेश्चन, बहुत टाइट पकड़ूं तो 6 से 8, और ये समझ लो हाई उस पे है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। ठीक है गाइस, अब एक एग्जांपल है उससे करके बता देता हूँ अकाउंट कैसे क्या होता है। तो पहले तो अकाउंट के वो सुन लो। अकाउंट के अंदर कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम होते हैं। अकाउंट के अंदर कितने कॉलम होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अकाउंट के अंदर 6 कॉलम होते हैं। अब अकाउंट बनाते कैसे हैं वो सुन लो। ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है यहाँ पे, इसका किसका? जनवरी 1 का। पर्टिकुलर्स क्या है ये? ठीक है, इस ओपनिंग बैलेंस को स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं हम। तो एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ ऊपर एक चीज और लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट इस साइड, और स्टेशनरी अकाउंट। और आप क्या लिखोगे यहाँ पे? स्टेशनरी अकाउंट। अब देखो ध्यान से, ये बताना जरूरी है वैसे, मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है ये। आपको अकाउंट बना के दिखाना, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। तो यहाँ आप लिखोगे जनवरी 1 2 बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आ रहा था मेरा देखें? 480। उसके बाद परचेज बाय चेक है, तो बैलेंस आ रहा था बैलेंस आ रहा था 480। उसके बाद थी परचेज बाय चेक, तो 2 बैंक अकाउंट करके लिख दो। कैसे लिख दोगे? 2 बैंक अकाउंट। परचेज बाय चेक में एंट्री क्या करोगे ये बताओ। मैं तो आपको बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे समझाना है आपको कि लेजर में एंट्री पास कैसे होती है। मेरा मेन मोटिव समझाने का ये है, जब आप परचेज करोगे स्टेशनरी चेक से तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री करेंगे हम जी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो यही तो करोगे, टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज थी? 800 रुपए की। 800 रुपए की परचेज है, ये लो 800 रुपए। ठीक है, अब आप देखो मुझे आपको यहाँ पे सिखाना क्या है। एक कलर ग्रीन लेते हैं, दोनों साइड विजिबल रहेंगे कलर्स। स्टेशनरी अकाउंट है, स्टेशनरी अकाउंट है। अब स्टेशनरी अकाउंट में आ रहा है 2 बैंक अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट हमने खोल लिया, ये रहा स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे। ठीक है, ये डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट देख लिया। 2 बैंक अकाउंट। अब 2 वाली साइड हम यहाँ लिखते हैं, 2 वाली साइड हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बस 2 बैंक अकाउंट वाली एंट्री उठा के यहाँ पोस्ट कर दो। अब इनकेस अगर इसका उल्टा होता ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंट्री होती बैंक टू स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ध्यान से देखो, स्टेशनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे एंट्री जाएगी। और कैसे जाएगी? बाय बैंक अकाउंट करके। आया समझ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तो। बस तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसलिए मैं इसका फटाफट गो थ्रू कर रहा हूं। ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें तो आपकी बुक में इसके 2 मेथड दे रखे हैं, एक है बैलेंस मेथड, एक है टोटल एंड बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड कौन सा मेथड होता है? फॉर एग्जांपल हमने बनाया कैश अकाउंट, सुनते जाओ, कैश अकाउंट बनाया। ठीक है, कैश अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे बैलेंस सीडी निकल कर आ गया, एक बैलेंस निकल के आ गया, मान लो XYZ। तो बैलेंस मेथड के अंदर हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ये वाला उसको पोस्ट कर देंगे। तो हम जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, देख थोड़ा सा लाइनों वाइनों पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो ये किस साइड निकल के आया बैलेंस? ये आया है आपका क्रेडिट साइड, और ये है डेबिट साइड। हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ इस साइड आया तो ये अब डेबिट में जाएगा, ये अब इसके डेबिट वाले हिस्से में जाएगा। तो अपने आप ही आपको याद रखना है कि कैश में गए और मान लो ये 1000 था, तो यहाँ पे आप 1000 लिख दोगे। ये समझ, ये याद है ना चीज कि कैश अकाउंट में अगर बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड, तो ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। वो क्वेश्चन कौन सा है?
कि हमने गलती से डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, हमने गलती से डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, अब हम क्या करें। अब इसके लिए मैं बता रहा हूं, मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा इस बात को, आप मेरी वीडियो देख लो क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन की, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन की, उसमें उन वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। जो दोनों का सोल्यूशन अपलोड है, मतलब जून 16 का, जून 16 है ना, नहीं इस पिछले साल की, सॉरी, एक तो है जून 16 का और एक है दिसंबर का 16 का। इन दोनों की सॉल्यूशन का जो लिंक है अकाउंट्स का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप इसे कर लेना जरूर। बैलेंस मेथड मैंने आपको समझा दिया। ओनली द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, ओनली द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ट्रांसफर्स, अकाउंट्स का सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर होता है। और टोटल मेथड में क्या होता है, अकाउंट्स का टोटल भी ट्रांसफर होता है और बैलेंस भी ट्रांसफर होता है, अकाउंट का टोटल भी ट्रांसफर होता है और बैलेंस भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब जो सीएस वगैरह हैं, वो इसी ये वाला मेथड फॉलो होता है, ठीक है। मे बी हाँ आईसीआई मॉड्यूल में हो सकता है इसकी, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है अब कुछ, इन दोनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज व्हेन टू बी फॉलो दे रखा होगा, तो वो जरूर पढ़ लेना एक बारी। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और पेपर में थोड़ा सा दिमाग खराब कर देती हैं। ये है बच्चों तरीका अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस बनाने का। पेपर में अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो सीए एजुकेशन के सारे सब्सक्राइबर या जिसने इस वीडियो को देखा है, यार सिर्फ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपका कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी। आपके ऐसे मॉड्यूल में दे रखा है, ये चार्ट ऐसे नहीं बना हुआ, वहां पे सिर्फ ये दे रखा है कि डेबिट में कौन सी ब्रॉड कैटेगरी आती है और क्रेडिट में कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज आती है, उसको मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो भैया ये है डेबिट साइड, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड पे सारी इनकम, लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल, यहाँ पे सारी एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। अब सबके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि भाई नया बताओ, नया क्या सिखाने वाले हो, जो आप इधर से कह रहे हो मैं आपको स्पेशल सिखाऊंगा, वो ये है, देखो भाई आपको क्या लिखना है, डेबिट और क्रेडिट ऐसे लिख लेना। फिर मैं इवन आज भी ये ट्रिक यूज करता हूं जब भी मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना होता है कहीं भी आईपीसीसी वगैरह के अंदर। सो भाई मुझे तू लाइफ ऑफ पाई की टिकट्स लाके देगा। आपने अपने दोस्त से कहा कि तू मुझे लाइफ ऑफ पाई की टिकट्स लाके देगा, आपके दोस्त ने आपसे कहा ला दे कैश, ला दे कैश, इतनी सी है, ज्यादा नहीं है। देखो अब ट्रिक तैयार हो गई है आपकी, यहाँ पे आपकी जो है वो ट्रिक तैयार हो गई है ट्रायल बैलेंस बनाने की। वो क्या, ला दे कैश में यहाँ पे आ जाएगी आपकी लाइबिलिटी, ये ट्रिक शायद मैंने पहले ही बताई है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के साथ आ जाएगी इनकम, प्रॉफिट, ठीक है, यहां आ जाएंगे लॉस, एसेट, और ये क्या है, ला दे कैश, डी से ड्राइंग्स, ई से एक्सपेंस, और ये कैश, और यहाँ कैपिटल। बस एक कैपिटल याद कर लेना। अब देख लो ये आप बस करना क्या, जब भी पेपर में ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन का क्वेश्चन आ जाए सिर्फ ये लिखना, फिर यहाँ पे लिखना, ठीक है, ला दे कैश, ला दे कैश, इतना लिख लो, सारा याद हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन आपका करेक्ट टू करेक्ट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वो क्या पूछ लेता, कितनी बार आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे देगा और पूछ लेगा, ट्रायल बैलेंस बना के दे देगा, पूछ लेगा इसमें एरर क्या है, ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर बता दो, प्रिपरेशन पूछ लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन इससे वो पूछ लेता है कितनी बार। सब्सिडरी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब्सिडियरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स का पहला होता है परचेज बुक। परचेज बुक में सारी कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट परचेज, एक तो याद सुन लो ध्यान से पहले, तो बाद में वो कुछ और सोचना है। क्रेडिट परचेज, एक तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी, प्लस वही परचेज रिकॉर्ड होंगी जिसके आप ट्रेडर हो, जिसके आप ट्रेडर हो। मतलब अगर आप स्टेशनरी बेचते हो, अगर आप स्टेशनरी बेचते हो, ठीक है, और आपने एसी परचेज करा, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, एसी परचेज बुक में नहीं आएगा।
अगर आप स्टेशनरी खरीदोगे ना अपने एज अपना ट्रेडिंग आइटम, ट्रेडिंग मतलब बेचने के पर्पज से अगर स्टेशनरी खरीदोगे तो ही उसकी एंट्री परचेज बुक में होगी। ये एरो ठीक से बनाया था फलाओ, तो ही उसकी एंट्री परचेज बुक में होगी, अदरवाइज वो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, उसके लिए मुझे थोड़ा यहाँ से मिटाना पड़ेगा, बैक करके देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। सेल्स बुक, सेल्स बुक में भी अगेन वही बात है, एक तो क्रेडिट सेल्स आएंगी, अरे कैश तो कैश बुक में आएगी ना, क्रेडिट सेल्स आएगी एक तो, ठीक है, और इसमें भी वही सेल्स आएंगी जो आपकी ट्रेडिंग से लेके है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, मतलब जिसका आप बिजनेस कर रहे हो उसकी सेल्स, अदरवाइज किसी और की सेल्स नहीं आएंगी। परचेज रिटर्न बुक, जो भी एंट्री इसमें पास हुई उसकी रिटर्न की एंट्री सारी इसमें पास होंगी। सेल्स रिटर्न बुक, जो एंट्री, जो गुड्स यहाँ बेचे उनकी एंट्री यहाँ करी, उनकी रिटर्न की एंट्री यहाँ पास होगी। बिल्स रिसीवेबल बुक, जितने भी बीआर एक्सेप्ट करे उनकी एंट्री यहाँ, जितने भी बीआर पेएबल हैं आपकी उनकी एंट्री इसमें। और जर्नल प्रॉपर, ये है समझाने वाली चीज और बच्चे रहते हैं कंफ्यूज, इसको मैं कहता हूं डस्टबिन, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 बुक्स हैं। इन 6 में जो ना है ना वो शायद इसमें आएगा जनरल प्रॉपर में, जो भी इन 6 में से नहीं आएगा वो जनरल प्रॉपर में आएगा। एक कैश बुक इसमें और इंक्लूड कर लो, फिर आप कहीं कहो कि भाई कैश सेल्स कहाँ जाएंगी, वो थोड़ी जनरल प्रॉपर में आएंगी, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो इन 7 में जो नहीं आएगा वो जनरल प्रॉपर के अंदर आएगा। अब अगला पॉइंट आता है कैश बुक का। 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक कौन सी होती है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। 3 कॉलम कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट, 3 कॉलम वाली। अब ये सब आपको पता है, सारी आपने कर रखी है। पैटी कैश बुक, हमारे ऑफिस में एक कैशियर हमने अपॉइंट, जो मतलब हमने क्या क्या छोटे मोटे खर्चे बहुत होते हैं, तो हमने अपने पीएन को, जो हमारा ऑफिस का पीएन था, उसको मंथली के हिसाब से मान लो 10,000 रुपए दे देते हैं, ठीक है। वो 10,000 रुपए हम उसको दे देते हैं ऑफिस के सारे छोटे मोटे खर्चों के लिए। अब वो सारे छोटे मोटे मतलब मान लो ऑफिस में कोई आया, उसके लिए चाय लाओ, उसके लिए चाय लाओ, कोल्ड ड्रिंक्स लानी है उनके लिए, ठीक है, लस्सी लानी है उनके लिए, कुछ भी चीजें छोटी मोटी जो भी ऑफिस के खर्चे होते हैं उसके लिए हम उसे दे देते हैं। महीने के आखिरी में वो पीएन हमें एक स्टेटमेंट बना के देगा, उस स्टेटमेंट में क्या लिखेगा कि 10,000 रुपए आए और कहाँ कहाँ खर्च हुए, तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं पैटी कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हो, बैंक में कैश जब आप डिपॉजिट कराते हो और जब आप बैंक में कैश विड्रॉ करते हो, इस टाइम जो एंट्री होती है उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों होती है, जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करा के आ रहे हो तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्चुअली अब आपको पता है कि कैश बुक के अंदर दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं। कौन कौन से दोनों एस्पेक्ट, उसमें कैश की ट्रांजैक्शंस भी आती हैं, उसमें बैंक की ट्रांजैक्शंस भी आती हैं। तो ये अकेली ऐसी एंट्री है कैश की, डिपॉजिट और विड्रॉ की, जिसमें दोनों अकाउंट एक साथ आ रहे हैं। तो जब ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होने पे क्या होगा, हम यहाँ पे टू कैश लिखेंगे और यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे, तो एक ही एंट्री दो जगह दो बार आ रही है, उसका टोटल वगैरह का चक्कर पड़ रहा है, इसलिए इस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और जो रेफरेंस कॉलम होता है वहां पे हम इसके अंदर सी लिख देते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, कॉन्ट्रा एंट्री की डेफिनेशन इसकी पूछी गई है एग्जाम के अंदर। कैपिटल और रेवेन्यू कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल वो होते हैं जो एक बार हो, वो कैपिटल मतलब मशीनरी खरीद ली कैपिटल। जो बार बार हो वो रेवेन्यू, मतलब कुछ भी रिपेयर्स ले लो, बार बार होती है, रिपेयर्स ले लो, सैलरी ले लो, बार बार खर्चे हैं, ठीक है, वो रेवेन्यू। सबसे पहले मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू
वो जिनसे मिलने वाला बेनिफिट जो है, मतलब इन एक्सपेंडिचर करके जो बेनिफिट मिलेगा वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो सकता है, मतलब उनसे जो बेनिफिट मिल रहा है आपको, वो आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा, उसे कहते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक क्वेश्चन मैंने देखे थे, एक ये आया था क्वेश्चन, दिवाली एडवांस अपने एम्प्लॉय को दिया, ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है? सो गाइस दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। क्यों जी? सबसे पहले देखो, आप एडवांस पे कर रहे हो, एडवांस का मतलब उनकी आने वाली सैलरी में से आप काट लोगे इसको, तो फिर ये तो किसी तरह का खर्चा हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर जब भी आप एसेट वगैरह खरीदो, ये वाला एग्जांपल समझा रहा हूं, जब भी आप कोई एसेट वगैरह खरीदो और क्वेश्चन पूछ ले कि उस एसेट अकाउंट में कितने एक्सपेंस डेबिट होंगे, मतलब कितने कैपिटल एक्सपेंस डेबिट होंगे, तो उस एसेट को खरीदने वाले दिन जो भी खर्चे करे वो सारे इंक्लूड होंगे। चाहे मान लो इसमें इनने गाड़ी परचेस करी, तो परचेस कंसिडरेशन एक तो प्लस देखो उसने रिपेयर का खर्चा उठाया, वो भी उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसके बाद उसने 10,000 रुपए इंश्योरेंस के पे कर दिए, वो भी उसमें आ जाएंगे। उसके बाद उसने पेट्रोल के पैसे पे करे, वो भी उसमें आ जाएंगे। क्योंकि परचेस के दिन हो रहा है ना सब, इसलिए। ठीक है गाइस, अकाउंटिंग प्रोसेस आपका यहाँ खत्म होता है। बची एक चैप्टर जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है दोनों वीडियोस का, दोनों पार्ट का, देख लेना। बस एक छोटा सा काम कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद सी एजुकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस।